CEW 101 यूनिट 1 लेसन 1 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत धारा, विद्युत विभव, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक का परिचय और उनकी परिभाषाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए और निर्माण के लिए विद्युत शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के आधुनिक युग में प्रगति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस कोर्स में हम इसी अनोखी ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी और उससे जुड़े अनेकों पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इस कोर्स का आरंभ हम विद्युत ऊर्जा के बुनियादी पहलुओं, परिभाषाओं को समझने से करेंगे। आज की कक्षा में हम देखेंगे विद्युत के प्रकार, उनके उपयोग और उत्पत्ति, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत में अंतर, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, चालक के गुण और उनके उपयोग, कुचालक के गुण और उनके उपयोग, अर्धचालक के गुण और उनके उपयोग। ऊष्मा तथा प्रकाश की तरह विद्युत भी एक तरह की ऊर्जा है जो कि देखी नहीं जा सकती, लेकिन इसके प्रभाव से इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सूरज उग रहा है और सूरज के निकलते ही इसका प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही हमें मिलने लगती हैं। सूर्य एक बहुत बड़ा ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक टेबल फैन है और इसे देखकर ये एहसास हो सकता है कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही हम विद्युत प्रवाहित करेंगे ये पंखा चलने लगेगा, जिससे हमें ये आभास हो जाएगा कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह एक हीटर का चित्र है और इसे देखकर यह आभास होता है कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये गर्म हो रहा है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसकी जो रॉड है वो गर्म होकर लाल हो गई है, जिससे ये एहसास हो रहा है कि इसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो रही है। आजकल ऊर्जा का सबसे प्रयोगी स्रोत विद्युत है। सभी आधुनिक उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। अब हम आपको कुछ आधुनिक उपकरणों के बारे में बताएंगे। यह जो चित्र है ये सिलाई मशीन है जो कि बिजली से चलती है। यह भी एक आधुनिक उपकरण है जो कि एक लेथ का चित्र है और इसमें देखिए कई तरह के आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। यह भी एक अति आधुनिक उपकरण है जिसके द्वारा कई तरह के काम किए जा सकते हैं। यह सारे उपकरण विद्युत धारा के द्वारा ही चलते हैं। विद्युत धारा को एक नाली में पानी की धारा या नदी में बहती धारा की तरह सोच सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है तथा इस अंतर के बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। इस चित्र में आप बहती धारा देख रहे हैं। इस चित्र में पाइप से पानी बह रहा है। विद्युत के प्रकार।
विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत तथा गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत, इस तरह की विद्युत का निर्माण अधिकतर घर्षण द्वारा किया जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इस तरह की विद्युत का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? इस बच्ची के जो बाल हैं वो खड़े हो गए हैं। बता सकते हैं किस वजह से ऐसा हुआ है? इसके बालों में एक तरह का चार्ज इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बाहर की जो सरफेस है जिसके अंदर वो बैठी हुई है, वो सरफेस के अंदर एक चार्ज है जिसकी वजह से बाल खड़े हो गए। इस चित्र में यह लड़की एक ग्लोब के ऊपर हाथ रखे हुए है जिसके अंदर एक चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से इसके बाल खड़े हो गए। इस चित्र में भी देखिए, ये एक स्टैटिक चार्ज है। जैसे ही इसमें आप हाथ से पकड़ते हैं इसको, बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह की जो ऊर्जा है वो स्थिर ऊर्जा है। इसमें देखिए, ये हाथ से जो है वो ऊर्जा निकल रही है जो कि एक चार्ज है, और ये स्थिर चार्ज है। गतिशील विद्युत या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। गतिशील विद्युत को धारा इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और इसे जनरेटिंग स्टेशन में उत्पन्न करके तारों और केबलों द्वारा आसानी से दूरस्थ स्थानों पर ले जाया जा सकता है। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी बिजली घरों में अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, ये बिजली घर का चित्र है जहाँ पर पानी द्वारा बिजली बनाई जाती है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये विंड मिल्स हैं जिसमें हवा के द्वारा बिजली बनाई जाती है। जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, हवा बहुत तेज़ी से बहती है, उस जगह पर इस तरह के पवन चक्की या विंड मिल लगाई जाती हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये एक कार का अल्टरनेटर है जो कि एसी जनरेटर है, और कार के अंदर बैटरी को चार्ज करने के लिए ये काम करता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये टावर्स हैं जिसमें हाई वोल्टेज की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये केबल्स हैं जिनके द्वारा हम बिजली को अंडरग्राउंड और कुछ स्थानों पर ओवरहेड के तौर पे भी हम बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। गतिशील विद्युत निम्नलिखित विधियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। पहला, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव सभी प्रकार के एसी और डीसी जनरेटरों में गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के लिए
इलेक्ट्रिकल धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रयोग किया जाता है। इस चित्र में चुंबक का प्रभाव दिखाया जा रहा है। चित्र में जो चुंबक दिखाया गया है ये परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन जनरेटरों में ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्र एक टर्बो अल्टरनेटर का है। इसका प्रयोग पानी के द्वारा बिजली बनाने में किया जाता है। यह चित्र एक स्पीकर का है। इसके अंदर भी एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। यह चित्र एक पंखे का चित्र है, जिसमें पंखे के इंटरनल पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने रहते हैं। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। सेल और बैटरी द्वारा भी विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह चित्र जो आप देख रहे हैं ये पेंसिल सेल्स हैं। ये प्राइमरी सेल्स होते हैं और ये इनिशियली शुरू में ये चार्ज्ड होते हैं और एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। इस चित्र में एक सेकेंडरी बैटरी, जिसे स्टोरेज बैटरी कहते हैं, दिखाया गया है। लेड एसिड बैटरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस ले सकते हैं। इस चित्र में बहुत सारी बैटरीज सीरीज पैरेलल में जुड़ी गई हैं, जिससे हम ज़्यादा वोल्टेज और धारा इनके द्वारा ले सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट। थर्मोकपल के जोड़ को गर्म करके भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, लेकिन इसका मान बहुत कम होता है। प्रकाशीय प्रभाव, सोलर इफेक्ट। सोलर सेल फोटो सेल में प्रकाश की किरणों का प्रयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। इस चित्र में सोलर सेल्स दिखाए गए हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन सेल्स के ऊपर पड़ता है तो यह विद्युत उत्पन्न करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल घरों में तथा स्ट्रीट लाइट्स के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। इस सर्किट में यही दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जब सूरज का प्रकाश फोटो सेल्स के ऊपर गिरता है तो उससे विद्युत एनर्जी मिलती है, जिससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके द्वारा हम विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं। धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट। धारा दो प्रकार की होती हैं। पहला, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। यह वह धारा है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है। इसे लगातार या एक ही दिशा में बहने वाली यूनिडायरेक्शनल धारा भी कहते हैं। इस तरह की धारा का निर्माण सेल, बैटरी, दिष्ट धारा जनरेटर, रेक्टिफायर आदि
से किया जाता है। इस प्रकार की धारा का प्रयोग बैटरी को चार्ज करने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कार्य इत्यादि के लिए किया जाता है। यह एक 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज का वेव फॉर्म है। यह वोल्टेज टाइम के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए इसको डीसी धारा या दिष्ट धारा कहते हैं। इस चित्र में एक बैटरी दिखाई गई है जिसमें से एक ही डायरेक्शन में धारा बह रही है। यह एक बल्ब का चित्र है जिसको हम एसी तथा डीसी दोनों से चला सकते हैं। अब अगली धारा की बात होगी प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान और दिशा समयानुसार बदलते रहते हैं। यह एसी द्वारा दर्शाई जाती है। यह धारा एक ही दिशा में शून्य से अधिकतम धनात्मक मान तक बढ़ती है और फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाती है। फिर दोबारा विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम ऋणात्मक मान की ओर बढ़ती है और फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाती है। इस चित्र में एसी धारा जो कि प्रत्यावर्ती धारा है दिखाया गया है कि किस तरह से इसका मान शून्य से धनात्मक अधिकतम मान तक बढ़ता है, फिर घट के 0 तक आता है, फिर ऋणात्मक मान बढ़ते हुए अधिकतम मान तक पहुंचता है, फिर इसका मान धीरे धीरे घटते हुए शून्य तक आ जाता है। इस चित्र में एक टेबल लैंप दिखाई गई है जो कि एसी सप्लाई से चलती है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चालक का वह गुण जो इलेक्ट्रिकल धारा के प्रभाव में रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका चिन्ह सिंबल R है और इसके मापने की इकाई ओम्स है जिसे ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध रेजिस्टेंसेस दिखाए गए हैं। इस चित्र में देखिए किस तरह से ये प्रतिरोध अलग अलग सर्किट्स में जुड़े हुए हैं। यह भी एक प्रतिरोध है जिसका मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस को नापते हैं वह ओम मीटर कहलाता है। अच्छे कंडक्टरों की रेजिस्टेंस कम होती है और इंसुलेटरों की रेजिस्टेंस अधिक होती है। यह चित्र एक मल्टीमीटर का है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस का माप भी कर सकते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टर का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है कंडक्टेंस कहलाता है। इसका चिन्ह सिंबल G और इसकी इकाई mho है। दूसरे शब्दों में कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विलोम है। एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टेंस अधिक होती है और इंसुलेटरों की कंडक्टेंस कम होती है। इस प्रकार यदि तार का रेजिस्टेंस R है तो उसकी कंडक्टेंस 1/R होगी।
विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के एक ही दिशा में बहने की दर को इलेक्ट्रिकल धारा कहते हैं। इसका चिन्ह I है और इसकी इकाई एम्पियर्स है। जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा धारा मापी जाती है वह एम्पियर मीटर या एमीटर कहलाती है, जिसे हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चित्र में एक एमीटर दिखाया गया है जो 0 से लेकर 30 एम्पियर्स तक धारा नापता है। यह एक डिजिटल एमीटर है जो कि धारा का मान डिजिट्स में बताता है। यह चित्र एक क्लैंप मीटर का है जिसके द्वारा भी हम धारा को माप सकते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह बल जिसके कारण सर्किट में धारा बहती है EMF कहलाता है। साधारणतः यह बल किसी विद्युत स्रोत जैसे बैटरी अथवा विद्युत जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है। इसका चिन्ह E है और यह वोल्ट्स में मापा जाता है। यह निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। EMF बराबर लोड के सिरों की वोल्टेज VT और सप्लाई सिस्टम में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R का योग होगा। EMF बराबर VT प्लस I इंटू R, जिसे इस चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है। यह एक जनरेटर का चित्र है जिसके द्वारा हम इस EMF को जनरेट करते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, यह एक विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर है जिसका चिन्ह V है। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और इसकी इकाई वोल्ट्स है। यह हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। वह यंत्र जो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है वोल्ट मीटर कहलाता है। जिस परिपथ की वोल्टता नापनी हो उस परिपथ में यह मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक मल्टीमीटर का चित्र है जिसके द्वारा हम वोल्टेज भी माप सकते हैं। यह डिजिटल मल्टीमीटर है। यह चित्र एक एनालॉग मल्टीमीटर का है जिसमें स्केल और पॉइंटर दिखाया गया है। इससे भी हम वोल्टेज माप सकते हैं। यह भी एक वोल्टमीटर का चित्र है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस चित्र में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक प्रतिरोध है और उसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यह भी एक विद्युत परिपथ है जिसमें बल्ब, एक हीटर और एक केटली दिखाई गई है। यह कार का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। किसी परिपथ में इलेक्ट्रिकल धारा के बहने के रास्ते को इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। एक सर्किट के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, सप्लाई के स्रोत जैसे जनरेटर, बैटरी इत्यादि।
यह चित्र एक जनरेटर का है जिसमें गैस द्वारा हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। यह एक बैटरी का चित्र है जिसके द्वारा भी हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। दूसरा, कंडक्टिंग उपकरण जैसे तार, केबल इत्यादि। इस चित्र में विभिन्न प्रकार के केबल दिखाए गए हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के केबल्स आप देख रहे हैं। इस चित्र में कई तरह के तार और केबल्स भी इसमें हैं। तीसरा, सुरक्षात्मक उपकरण जैसे फ्यूज आदि। यह चित्र एक फ्यूज का है। यह भी एक फ्यूज का चित्र है जिसमें 3 अलग अलग फ्यूजेस लगे हुए हैं। यह चित्र सर्किट ब्रेकर्स जिसे MCB कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, यह सुरक्षा उपकरण हैं। चौथा, कंट्रोलिंग उपकरण जैसे स्विच इत्यादि। यह चित्र एक स्विच का है। इसमें एक स्विच है, इसके साथ एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इस चित्र में 3 स्विचेस दिखाए गए हैं। इसमें स्विच भी हैं, साथ साथ एक फैन का रेगुलेटर है जो कि कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है। पांचवा, विद्युत खपत के उपकरण जैसे लैंप, हीटर, पंखा इत्यादि। यह पंखे का चित्र है, केबिन फैन बोलते हैं इसे। यह लैंप का चित्र है। यह भी एक लैंप का चित्र है। इलेक्ट्रिक सर्किट को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बंद सर्किट या क्लोज सर्किट। देखिए ये चित्र है जिसके अंदर एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके अंदर धारा बह रही है। ये एक क्लोज सर्किट है। अगला, ओपन सर्किट। यह सर्किट ओपन है क्योंकि इसके अंदर कोई धारा नहीं बह रही है और ये जो टर्मिनल्स हैं A और C और D और E ये ओपन है। इस वजह से ये परिपथ ओपन सर्किट कहलाता है। उसी तरह से इसमें ये स्विचेस ओपन है जिसकी वजह से इसमें कोई धारा नहीं बहती, तो ये ओपन सर्किट है। तीसरा, शॉर्ट सर्किट। जब किसी सर्किट में प्रतिरोध द्वारा या किसी और वजह से शॉर्ट कर दिया जाता है तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में फ्यूज के द्वारा सर्किट को शॉर्ट किया गया है। चौथा, अर्थ या लीकेज सर्किट। देखिए इस सर्किट में करंट लीक कर रही है और इस आदमी को झटका लग रहा है। यह चित्र भी लीकेज करंट का है। इन तारों में बिजली जा रही है। अगर कोई आदमी इन तारों को छुएगा तो उसको झटका लगेगा। चित्र में इसको झटका लग रहा है।
अगला टॉपिक है चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। किसी पदार्थ में विद्युत का प्रभाव उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के द्वारा होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स परमाणुओं के वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सबसे बाहरी कक्ष में होने के कारण नाभिक से दूर रहते हैं और उन पर कम बल होता है और थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही वह परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी कई तरह के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। पदार्थों की विद्युत चालकता के अनुसार उन्हें निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला चालक, कंडक्टर्स। देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर्स हैं जो कि वाइंडिंग के लिए यूज किए गए हैं। कंडक्टर्स, ये भी केबल है जो कि कंडक्टर की तरह काम करती है। इस प्रकार के ठोस पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है और थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगते ही ये इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित होने लगते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव के कारण धारा का प्रभाव होने लगता है। इस चित्र में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ये तीन जो काले काले से दिख रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और थोड़ा सा ही पोटेंशियल या विभव लगाने पर फ्री होकर धारा को परिपथ में प्रवाहित करते हैं। एक अच्छे चालक जैसे कॉपर या सिल्वर आदि के एकाकी आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10⁻22 तक होती है। चालकों के अन्य उदाहरण चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, नाइक्रोम, टंगस्टन आदि। आकार या रूप के अनुसार चालकों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, ठोस कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स जैसे चांदी, तांबा, सोना, पीतल, कार्बन आदि। देखिए इस चित्र में कई तरह के कंडक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि ठोस हैं, जिसमें कई जगह पर कॉपर के कंडक्टर्स आप देख सकते हैं, कई जगह पर एल्युमिनियम के कंडक्टर्स लगे हुए हैं। दूसरा, तरल पदार्थ, लिक्विड कंडक्टर्स जैसे कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, एमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि। इस चित्र में दो अलग अलग तरह के एसिड्स दिखाए गए हैं। तीसरा, गैसीय चालक जैसे आर्गन, नियॉन आदि। चौथा, सुपर कंडक्टर्स। एक अच्छे चालक में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला, चालकता अधिक होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ताप गुणांक अधिक होना चाहिए, जोड़ व टाँका लगाने में सुविधाजनक होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और वायुमंडल में रासायनिक प्रभाव से कम प्रभावित होना चाहिए।
विद्युत रोधी अथवा कुचालक इंसुलेटर्स वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते तथा विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर जिसमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, अभ्रक, कांच, एबोनाइट आदि। यह चित्र रबर इंसुलेटर का है जो कि कई जगह पर इंसुलेशन का काम करता है। यह माइका इंसुलेटर्स हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइंस में प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक केबल दिखाई गई है और उसमें इंसुलेशन जो है वो निकल गया है, अलग अलग आपको तार दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकन पीवीसी इंसुलेशन। विद्युत रोधी पदार्थ के एकाकी आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगभग 0 तथा प्रतिरोधकता अनंत बहुत उच्च होती है। अभ्रक जैसे अच्छे विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम्स मीटर तक हो सकती है। सामान्य ताप कमरे के ताप पर कोई भी पदार्थ पूर्ण विद्युत रोधी नहीं होता है। वास्तव में कोई भी पदार्थ ना तो विद्युत का पूर्ण चालक होता है ना पूर्ण विद्युत रोधी होता है, क्योंकि पूर्ण चालक के लिए प्रतिरोधकता 0 होनी चाहिए, जो कि सामान्य व्यवहार से संभव नहीं है। अच्छे कुचालक के गुण: इसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक शक्ति अधिक होनी चाहिए, मौसम व तापमान का असर कम से कम होना चाहिए, किसी भी आकार में आसानी से मोड़ा जा सके, कीमत में सस्ता और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। अर्धचालक: कुछ ठोस पदार्थ इस प्रकार के भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है, अर्थात जो ना तो पूर्णतः चालक होते हैं और ना पूर्णतः विद्युत रोधी होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा सिलीनियम इसके मुख्य उदाहरण हैं। इनका प्रयोग डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के निर्माण में किया जाता है। देखिए इस चित्र में एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया है जो कि अर्धचालक है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अर्धचालक पदार्थ मिले हुए हैं। विद्युतीय प्रतिरोधकता के अतिरिक्त अर्धचालक की कुछ मुख्य विशेषताएं: चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता तेजी से घटती है। किसी अर्धचालक के परम ताप T पर प्रतिरोध के बीच संबंध निम्न रूप का होता है: R = A e⁻b/T, जहाँ A और B अर्धचालक का प्रतिरोध के नियतांक हैं। अतः अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऋणात्मक होता है। दूसरा, अर्धचालक क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच बंधन बल की प्रकृति और उसका मान चालक के लिए बंधन बल से सर्वथा भिन्न होता है।
तीसरा, किसी अर्धचालक में थोड़ी सी उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर उसकी विद्युत चालकता को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि चालकों में ऐसा नहीं होता है। सभी अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -270 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में पूरी तरह विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात उस ताप पर उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ताप बढ़ने पर शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति संभव हो सकती है, तो भी वे विद्युत चालक की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार आज आपने क्लास में विद्युत के प्रकार, उसके उपयोगों और उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करी। स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत में अंतर समझा, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर को समझा, चालकों के गुण और उनके उपयोगों को समझा, कुचालक के गुण और उनके उपयोगों को समझा, अर्धचालक के गुण और उनके उपयोगों को समझा। अब आपको इसके बाद क्लास असाइनमेंट दिया जाएगा और इस क्लास असाइनमेंट में आपको कुछ काम बताया जाएगा। वो काम आपको करने हैं। 2 तरह के काम हैं। पहला, कार्यशाला में प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तार व केबलों की सूची बनाएं और देखें कि इनमें किस पदार्थ के चालक और विद्युत रोधी पदार्थों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, यह बताएं कि तांबे तथा एल्युमिनियम के चालक का प्रयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम आपको बताएंगे कि आज आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। आज आपको पहला एक्सपेरिमेंट करना है, जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट है एसी और डीसी सप्लाई की पहचान करना। इसके लिए जो आवश्यक यंत्र हैं, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, परमानेंट मैग्नेट, चुंबकीय सुई, नियॉन टेस्टर, पीवीसी केबल, आलू, नमक मिला पानी, कार्बन फिलामेंट लैंप। एसी और डीसी की पहचान करने के लिए 5 तरह के टेस्ट हैं, जिसमें पहला है नमक मिले पानी द्वारा टेस्ट, दूसरा आलू द्वारा टेस्ट, तीसरा कार्बन फिलामेंट लैंप द्वारा टेस्ट, चौथा नियॉन टेस्टर द्वारा टेस्ट और पांचवा चुंबकीय सुई द्वारा टेस्ट। अब हम आपको पहला टेस्ट बताएंगे, नमक मिले पानी द्वारा टेस्ट। इसके लिए 2 लोहे की रॉड्स लें। उनमें से एक रॉड के साथ टेस्ट लैंप का एक सिरा जोड़ें और दूसरी रॉड के साथ केबल का एक टुकड़ा जोड़ें। देखिए इस चित्र में ये 2 आपके लोहे की रॉड्स हैं और उसमें एक रॉड के साथ ये टेस्ट लैंप लगा हुआ है और दूसरे के साथ केबल कनेक्टेड है और इनके जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों को मेन सप्लाई में देना है। ये जो चित्र है, इस चित्र के अनुसार आपको कनेक्शंस करने हैं, जिसमें एसी सप्लाई आ रही है और इसमें 2 लोहे की रॉड्स हैं और नमक मिला हुआ पानी है, जिसके अंदर इन रॉड्स को डालना है। जब हम एसी सप्लाई देंगे तो हम देखते हैं कि दोनों रॉड्स के ऊपर
बुलबुले जो हैं बराबर मात्रा में निकलते हैं। अगर एक पर ज़्यादा हैं और एक पर कम है तो इसका मतलब ये हुआ जो सप्लाई है वो डीसी है। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसके अंदर ये बीकर है जिसमें कि नमक मिला हुआ पानी है। ये 2 रॉड्स उसके अंदर डली हुई हैं। एक के सीरीज़ में ये टेस्ट लैंप लगा हुआ है और दूसरे की जो कनेक्शंस हैं वो केबल के थ्रू कनेक्शंस हैं। और ये सामने जो दिख रहा है आपको ये डीसी कन्वर्टर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और आउटपुट जो है वो डीसी मिलता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो पार्ट है हमारा, ये डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं और डीसी सप्लाई देते हुए देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। यदि सप्लाई एसी है तो दोनों रॉड्स पर बराबर बुलबुले दिखाई देंगे और यदि सप्लाई डीसी है तो एक रॉड पर अधिक और दूसरी पर कम बुलबुले दिखाई देंगे। अब हम आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें काम हो रहा है। देखिए इसमें बीकर के अंदर जो नमक मिला पानी है उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, रॉड्स डाली हैं, उसमें एक पर ज़्यादा बुलबुले दिखाई दे रहे हैं और सप्लाई हमने जो दी है वो डीसी सप्लाई है। तो इसमें एक में ज़्यादा बुलबुले दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पे बुलबुले नहीं हैं। और जब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो दोनों के ऊपर बराबर बुलबुले रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि दूसरा टेस्ट जो है आलू द्वारा किस तरह से टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए ताज़े कटे आलू में सीरीज़ लैंप द्वारा सप्लाई दें। यदि सप्लाई एसी है तो दोनों सिरों पर हरा या बैंगनी रंग दिखाई देगा। यदि सप्लाई डीसी है तो एक सिरे पे हरा रंग दिखाई देगा। देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये कटा हुआ आलू है और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, तार लगा रखे हैं और जो हम सप्लाई है इसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं। और जब हम एसी सप्लाई देंगे तो चित्र में दिखाया जा रहा है कि एसी सप्लाई है और उस टाइम दोनों पर बराबर जो हैं बुलबुले होंगे। देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें डीसी सप्लाई है तो एक तरफ बुलबुले आ रहे हैं और एक तरफ जो है वो हरे रंग का होता जा रहा है टर्मिनल। इस चित्र में भी डीसी सप्लाई है जिसकी वजह से एक टर्मिनल जो है वो हरा होता जा रहा है। अब हम इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो इसमें दिखाया जाएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं सामने वीडियो, इसमें हमने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और इसमें डीसी सप्लाई दी गई है जिसमें एक टर्मिनल है जिसमें झाग निकल रहा है, दूसरा टर्मिनल देखिए धीरे धीरे हरा होता जा रहा है। ये जो वीडियो चल रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें अभी हमने एसी सप्लाई दी है तो आप देख रहे हैं दोनों साइड में बराबर झाग निकल रहे हैं और क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है इस वजह से स्पार्किंग भी आप देख रहे हैं इसके अंदर। और आप देख रहे हैं कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो हरे होते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि सप्लाई जो दे रहे हैं हम वो एसी सप्लाई है। अब हम आपको तीसरा मेथड बताएंगे जो कि कार्बन फिलामेंट लैंप द्वारा टेस्ट करने का मेथड है। इसके अंदर एक कार्बन फिलामेंट लैंप होता है जिसपे हम सप्लाई से जोड़ देते हैं जिसको, और उसके पास एक परमानेंट मैग्नेट रख देते हैं। यदि सप्लाई एसी है तो फिलामेंट अपनी जगह पर कंपन करने लगेगा और अगर सप्लाई डीसी है तो फिलामेंट एक तरफ झुक जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं एक फिलामेंट लैंप लगा हुआ है और यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट जो N और S है वो रखा हुआ है। सप्लाई हमने इसमें एसी दी है। एसी सप्लाई की वजह से जो फिलामेंट है वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर सप्लाई डीसी होगी तो ये मैग्नेट की तरफ झुक जाएगा। अब हम आपको बताते हैं चौथा मेथड, नियॉन टेस्टर द्वारा टेस्ट करने की विधि।
नियॉन टेस्टर द्वारा सप्लाई टेस्ट करने के लिए अगर सप्लाई एसी है तो नियॉन टेस्ट लैम्प जो है उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स रोशनी देंगे। यदि सप्लाई डीसी है तो केवल एक इलेक्ट्रोड जो है वो रोशनी देगा। ये चित्र है जिसके अंदर नियॉन टेस्ट लैम्प दिखाया गया है और इसके अंदर दो बल्ब्स हैं छोटे जो नियॉन लैंप्स हैं, और जब हम डीसी लगाएंगे तो एक जलेगा और जब हम एसी सप्लाई लगाएंगे तो दोनों जलेंगे। ये एक सॉकेट है जिसमें 3 पिन्स हैं। ई वाला पिन जो है वो अर्थ का पिन है, पी जो है वो फेस है और एन जो है वो न्यूट्रल है। जब हम इस टेस्ट लैम्प को, जो कि हमारा नियॉन टेस्टर है, एक फेस में लगाते हैं तो देखिए जब हमने फेस में लगाया तो ये टेस्ट लैम्प जल गया, और जब हम इसे दूसरे फेस में लगाते हैं तब भी ये जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीसी है। जब हम इसमें सप्लाई डीसी की जगह पर एसी देंगे तो देखेंगे कि जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पर ये नहीं जलेगा और जो फेस वाला पॉइंट है उसके ऊपर ये जलेगा। तो अभी ये वाला पॉइंट न्यूट्रल है और जो फेस वाला पॉइंट था उस पर ये जलेगा। 5वां मेथड, चुंबकीय सुई द्वारा टेस्ट बाय मैग्नेटिक निडल। एक स्थिर चुंबकीय सुई के ऊपर व समानांतर एक कंडक्टर रखें और उसमें से करंट पास करें। यदि सप्लाई एसी है तो सुई कंपन करेगी और यदि सप्लाई डीसी है तो सुई एक और घूमेगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी तार के अंदर हम करंट भेजते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जो एसी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग होगी, जिसकी वजह से सुई जो है वो कंपन करेगी, और अगर सप्लाई डीसी है तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से सुई एक ही ओर घूमेगी। देखिए ये सर्किट है जिसके अंदर एसी सप्लाई दी गई है, ये टेस्ट लैंप है और मैग्नेटिक नीडल है। तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होकर दोनों तरफ वाइब्रेट कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो सप्लाई है वो एसी है। अब आपको प्रयोगशाला में जाकर एसी और डीसी सप्लाई की पहचान करने के जो 5 तरीके बताए हैं उनका प्रयोग करते हुए उनको टेस्ट करना है, और जो रिजल्ट्स हैं उनको आपको कॉपी के अंदर नोट करना है।